विजय गुप्ता आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे तथा निरंतर अपने पढ़ाई नोटबुक और पेन के साथ अपनी पढ़ाई अपने सपनों के लिए चालू रखे होंगे। आज हम इस वीडियो में सीजीएल को कैसे करेंगे इससे संबंधित कुछ बुक आपको मैं सजेस्ट करूँगा। किसी ने कमेंट किया था, बच्चे ने, एक दोस्त ने कमेंट किया था कि सर बुक के बारे में बताइए, फिर एप्लीकेशन कैसे हम अप्लाई फॉर्म करें या क्या क्या पोस्ट सेलेक्ट करें इसके बारे में। तो आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ध्यान देंगे कि जब आप अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म करिए तो उसमें सबसे पहले आप जो पोस्ट भरिए, हम आपको अभी पोस्ट पूरा डिटेल अंतिम में बताएंगे कि आप 1 नंबर पे क्या दीजिए, 2 नंबर 3 नंबर पे क्या देना है, उसको हम अभी सबसे वीडियो के सबसे लास्ट में बताएंगे। लेकिन उसके पहले समझिए, अगर आप जो भी पोस्ट सेलेक्ट करते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, आप जो पोस्ट सेलेक्ट करते हैं, अगर वो पोस्ट आपका मेडिकल कैटेगरी या फिजिकल या अदर से फिट नहीं बैठेगा, आप जो भी पोस्ट प्रेफरेंस पहले नंबर पे दिए हैं, 1 नंबर पे दिए हैं, अगर वो पोस्ट के अनुसार आपका मेडिकल कैटेगरी या फिजिकल कैटेगरी या अदर कैटेगरी आपका अनफिट है, आप उसके हिसाब से फिट नहीं है, तो आपका इस पोस्ट पर सिलेक्शन नहीं होगा। आपका नंबर मार्क्स कुछ भी हो, आपका मार्क्स कुछ भी हो, इस पे आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। एसएससी सीजीएल ने पेज 2 नंबर पे दे देखा है, जो नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला है नोटिफिकेशन पे, उस पर पेज नंबर 2 पे एक करके नोट करके लिखा है, NOTE करके लिखा है। 1 नोट लिखा है, 2 नोट लिखा है, 3 नोट्स। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप यहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो जब भी आप फॉर्म को अप्लाई करिए तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे पहले आप अपना फिजिकल कंडीशन देखिए, फिर मेडिकल देखिए। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है मेडिकल। आप जो पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के मेडिकल कंडीशन के लायक आप अवेलेबल हैं कि नहीं, इस बात का सबसे पहले ध्यान रखें। उसके बाद ही आप जो भी फॉर्म अप्लाई करना है उसको अप्लाई करें। और हाँ, आप जो सेंटर चूज करिए 1, 2, 3, वो सेंटर कम से कम आपके घर से कम दूरी पे रहे। कभी कभी क्या करता है कि यूपी वाले को भेज देगा दिल्ली में या चेन्नई में भेज देगा, मतलब साउथ से ईस्ट कर देगा, वेस्ट से साउथ कर देगा, वो कहीं पे भी घुमा देता है। तो आप जो भी सेंटर चूज करें, 3 सेंटर पूछता है प्रेफरेंस, जो सबसे नज़दीक हो वो नंबर 1 पे डालिए, उसके बाद जो हो वो 2nd नंबर पे डालिए, जो थोड़ा और दूर हो वो 3 नंबर पे डालिए। आप प्रेफरेंस जहाँ भी डालिए आप वहाँ इजीली 1 दिन पहले पहुँच सके, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो वह आसानी हो, ऐसा ध्यान देके आप सेंटर को चूज करिए। ये तो हो गया आप कैसे फॉर्म भरना है। अब आपको बताते हैं नोटिफिकेशन। एक बार मैंने इसके जस्ट पहले वीडियो बताया था कि कितना वैकेंसी थी, तो उसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो पोस्ट को बहुत ध्यान से दीजिए। यहाँ लिखते हैं पोस्ट मेंशन आवर मेडिकल फिजिकल एंड अदर। आपका जो भी क्राइटेरिया है उसके अनुसार ही आप अपना पोस्ट क्या करिए, डिसाइड करिए, उसको भरिएगा। अब बुक कौन कौन से बुक पढ़ने हैं, तो मैं कहूँगा सबसे पहले आप RS अग्रवाल की मैथ की बुक आती है, इन्हीं की आती है रीजनिंग की बुक, इन्हीं की आती है GK GS। नहीं, आप अग्रवाल साहब का सिर्फ मैथ पढ़िए, रीजनिंग GK GS छोड़िए। आप रीजनिंग GK GS पढ़िए लूसेंट से आप पढ़िए रीजनिंग, इसी से पढ़िए GK और GS। साथ में आप इसका ले लीजिए ऑब्जेक्टिव। अभी हम आपको समझा देते हैं कैसे आपको पढ़ना है। अब देखिए मैथ जो है, RS अग्रवाल की मैथ लीजिए। मैथ की जो बुक है ये आपके लिए सफिशिएंट एंड नेसेसरी एंड सफिशिएंट है। कहते हैं कि ये आपका जो सिलेक्शन होता है वो आपके जो नोट्स बनाए हुए हैं, आपके जो लाइब्रेरी है आपकी, उसमें आपने कितने किताब रखा है ये डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं कि आप अपने लाइब्रेरी, अपने बुक में या आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ बहुत सारी किताबें रखे हों और उससे आपको पता चले कि ये बहुत पढ़ने वाला लड़का है। ऐसा बात नहीं है। ना ज़्यादा किताबें रखने से आपका सिलेक्शन होगा। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ज़्यादा किताब रखने से या ज़्यादा किताब पढ़ने से आपका सिलेक्शन होगा। ऐसी बात नहीं है। आप एक बुक पढ़िए, उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए।
जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, वो बुक आपको एक तरह से आपके माइंड में बैठ नहीं जाता, तब तक उसको पढ़ते रहिए। तो सबसे अच्छा बुक हमारे हिसाब से सबसे अच्छा बुक होता है आर.एस. अग्रवाल का जो मैथ है। ये मैथ की बुक जो आपकी इतनी अच्छी है, इतना लाजवाब है कि आप इससे संबंधित एग्जाम में जितने टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं सब इस बुक में दे रखा है। आप इसको 2 बार पढ़िए, 3 बार, कम से कम 3 बार इस पूरे बुक को आप लगा डालिए, प्रैक्टिस करिए कम से कम 3 बार, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं अग्रवाल साहब ने सब टाइप के क्वेश्चन उसमें लिख रखे हैं, तो आप मैथ को वही पढ़िए। आप 90 दिन के अंदर इसको कम से कम 3 बार, अब इस 90 दिन में 3 बार कम से कम पढ़ना। कब तक पढ़ना? 60 दिन के अंदर, अंडर 60 दिन, 60 दिन के अंदर आपको उसको अग्रवाल को 3 बार उस पूरे मैथ की बुक को लगा डालना है। उसने जो भी लिखा है पूरा अच्छे से लगा डालिए। आपको जो ट्रिक आता है उस ट्रिक को से आप लगाइए। अगर आपका ट्रिक नहीं काम करता है तो उसमें जो सॉल्यूशन दिया है उसको आप देख के लगाइए, लेकिन कम से कम उसको 3 बार जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद जो लास्ट में 1 महीना बचेगा, 30 दिन, उसमें आप मॉक टेस्ट देंगे। अब मॉक टेस्ट आप कहीं से भी दे सकते हैं, किसी भी चैनल से दे सकते हैं, ऑनलाइन दीजिए या ऑफलाइन दीजिए। मैं कहूँगा सबसे बेस्ट होगा ऑफलाइन, सबसे बेस्ट है ऑफलाइन। ऑफलाइन कहने का मतलब आप जिस भी चैनल का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं उसकी अगर मार्केट में बुक अवेलेबल है तो आप ऑफलाइन उसका टेस्ट दीजिए। ऑफलाइन अपना मतलब हो गया कि अपने घर पे खरीद के लाइए। ऑनलाइन में क्या होता है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ऑनलाइन की क्या होती है खासियत, अगर आप ऑनलाइन में देते हैं तो अच्छी बात है, आपका मार्क्स भी आते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चों के साथ क्या होता है कि ऑनलाइन की जो हम मॉक टेस्ट देते हैं वो पेपर खत्म होने के बाद माइंड में कुछ बचता नहीं। भाई आप जब भी ऑनलाइन पेपर दोगे, एक पक्का मैं गारंटी लेता हूँ कि उसमें जितनी भी गलतियाँ होंगी उसको आप लिखोगे नहीं। इसलिए नहीं लिखोगे, कहोगे चलो ये तो मोबाइल में है ही, इसको मैं बाद में देख लूँगा। लेकिन जो चीज़ आप टाल दोगे एक बार कि बाद में देख लूँगा, कभी देखते नहीं हैं, तो आप उसका कभी भी नहीं बना पाओगे नोट कि एक मैं नोट्स बना लूँ, पहले मॉक टेस्ट में कितनी गलतियाँ हुई थी, सेकंड में कितना इंप्रूवमेंट हुआ, कितना गलती हुआ, इस तरह आप कभी भी नहीं लिखोगे। और जब आप ऑफलाइन उसी चीज़ को लगाओगे तो वो बुक में रहेगा, कभी न कभी आपको दिमाग में आएगा कि ये फला क्वेश्चन था, ये नहीं आया था, सेकंड टेस्ट में ये चीज़ नहीं आया, तो इस तरह आपका ध्यान पड़ेगा, आपके दिमाग में जरूर बैठा रहेगा। अब वही मोबाइल में रहेगा तो आप कभी खोलोगे नहीं कि वो मॉक टेस्ट पीछे वाला जो भी मॉक टेस्ट देंगे उसको आप टच ही नहीं करोगे, कहोगे इसमें तो मेरा इतना नंबर आया था, अच्छा इतना सही है, बस यही करके छोड़ दोगे। लेकिन अगर आप ऑफलाइन करते हो उसी बुक का, जो भी आप जिस भी टीचर का आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं उसको आप खरीद लीजिए, खरीद के लाइए, अपने घर पर लगाइए, ऑफलाइन लगाइए। और ऑफलाइन लगाते समय आपको नोटबुक तो बनाना ही पड़ेगा अपने हाथ से, हैंड रिटेन आपका क्या होना चाहिए, एक नोटबुक हो जाना चाहिए। नोटबुक, ये हैंड रिटेन नोटबुक आपका जब 23 दिन आप लगाएंगे, 60 दिन तो आपको ये मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस जो भी पढ़ना है उसको पढ़िए। लास्ट के 30 दिन लगातार आपका मॉक टेस्ट ही चलना चाहिए। ये जो आपका 30 दिन बचेगा, अंतिम के 30 दिन, 90 में अंतिम का 30 दिन, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं। आप मॉक टेस्ट लगाइए किसी भी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप लगाइए उसका एक आप नोटबुक बनाइए। वो भी कैसा होना चाहिए, अपने हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप उसको एक बार आसानी से देख सको। एक चीज़ आप अपने ध्यान दीजिए, आप जहाँ भी पढ़ाई किए हैं या जैसे भी जिस भी चैनल से पढ़ते होंगे, जब भी आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट दीजिए उसमें क्या करिए कि अपना ट्रिक, जो अपना ट्रिक होता है, जो भी आप अभी तक जहाँ पढ़े हैं, तो जो आपको ट्रिक याद है, सबसे पहले जब भी आप ऑफलाइन लगाइए तो अपने ट्रिक से उस क्वेश्चन को लगाइए। ऐसा नहीं है कि बुक में जो ट्रिक दिया है उसको ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं। आपका जो अपना ट्रिक है, अब तक आपने जो पढ़ रखा है, उस पर सबसे पहले ऑफलाइन जब आप ट्रिक बुक लगाइए तो अपना ट्रिक अपनाइए। उससे क्या होगा, अगर आप अपना ट्रिक अपनाते हैं, हो सकता है आप बुक के ट्रिक से आपका ट्रिक थोड़ा बड़ा हो, वो इससे डरने की कोई बात नहीं है। आपको बुक का हो सकता है ट्रिक पसंद आए, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, ना बुरी बात है, लेकिन अगर आप अपना ट्रिक लगाते हैं, क्योंकि आप उसको कई बार लगा चुके हैं, वो आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ गया है, अब उसको रिप्लेस अगर आप करेंगे तो हो सकता है एग्जाम में आपका कन्फ्यूजन हो जाए। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाइए, ऑनलाइन लगाइए, अब जो भी लगाइए कोशिश करिए ऑफलाइन लगाइए, लेकिन आप अगर ऑनलाइन भी लगाते हैं तो क्वेश्चन पे सबसे पहले अपना जो माइंड अभी तक आप पढ़ते चले आए हैं, आपका माइंड को जो अच्छी तरीके से याद हो गया, उसी ट्रिक को पहले लगाइए। अगर उस पर नहीं आता है तो आंसर बाद में उसको देखिए कि किसने किस तरह लगाया है, लेकिन तुरंत नहीं देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बुक में मैंने एक क्वेश्चन लगाया
तो तुरंत मेरा नहीं आया तो मैं बुक वाला सोल्यूशन देख लेता हूँ, उसने जो लगाया उस तरह लगा देंगे, ये गलत बात है। ये बहुत बुरी हैबिट है, इससे आपको बचना है। बचने के लिए क्या करिए, आप अपने ट्रिक से लगाइए, अगर नहीं आता तो आगे बढ़ जाइए। अगर आ गया आपके ट्रिक से तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप इसको छोड़ दीजिए या इसको बाद में देखिए। अगर आपके पास टाइम बचेगा मॉक टेस्ट में, अंतिम में कुछ मिनट बचते हैं तो उसमें आप देखिएगा, अगर नहीं भी बचते हैं तो छोड़ दीजिए इसको। इसको छोड़ने से क्या फ़ायदा रहेगा, जब आप लास्ट में काउंट करेंगे अपने नंबर को, फिर जब गलतियों पे जाएंगे रिवाइज करने, तो आपको आपने अपना ठीक से लगाया है। अब आप उसमें जब ढूंढेंगे सोल्यूशन में कि सर जो बुक में लगाए हैं इन्होंने कौन सा ट्रिक अपनाया है, तो आप देखिए हो सकता है आपका ही ट्रिक लगाए हों। अगर ट्रिक लगाए हैं तो अच्छी बात है, तो आपको पता चलेगा हमने मिस्टेक कहाँ किया। अगर वो आपको नहीं पता चलता है तो क्या करिए, आप उनका ट्रिक एक बार पढ़िए और अपने ट्रिक से एक बार मैच करिए। अपने जो ट्रिक आपने लगाया है उससे मैच करिए। हो सकता है आपके ट्रिक से मैच करता हुआ मिलता जुलता उन्होंने भी ट्रिक दिया हो। अगर मैच कर गया तो आपका जो नॉलेज है उसको बूस्टर कर देगा, प्लस पॉइंट हो जाएगा। अगर नहीं मैच करता तो आप उसको अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से आप उसको सीख लीजिए और उसको एक अच्छे जगह नोट बनाइए। और ये नोट कहाँ होना चाहिए, हैंड रिटन नोटबुक होना चाहिए, आप उसको बना के रख लीजिए। इस तरह मैथ पढ़िए। ये हो गया मैथ का पढ़ने का तरीका। सबसे पहले आर्यस अग्रवाल की बुक पढ़िए 2 से 3 बार कम से कम। अगर आपको सिलेक्शन लेना है पहली बार में आप सोचते हैं कि मेरा निकल जाए, तो इस बात का ध्यान रखिए, आपको कहीं मिलेगा नहीं, ना कोई बताएगा। इसको कम से कम आपको कितनी बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। अब 3 बार पढ़ेंगे आपको पूरी बुक याद हो जाएगी, उसके जितने प्रोसेस के जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको याद हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो लास्ट के 30 दिन बचेंगे उसमें आपको मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। आर्यस अग्रवाल बुक में सभी टाइप की चीज़ें दे रखा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अच्छे मोटे मोटे बुक पढ़िए या बहुत महंगे जो आते हैं उनका बुक पढ़िए या जो अच्छे टीचर उनके बुक पढ़िए, सबके बुक पढ़िए। लेकिन चूंकि आपको 90 दिन आपको सिलेक्शन लेना है, अब जितने टीचर का आप पढ़ेंगे, जितने भी आप टीचर का बुक पढ़ेंगे, हर टीचर ने अलग अलग सेपरेट, हर टीचर अपना अलग अलग हर क्वेश्चन के टाइप दे रखते हैं। एक ही क्वेश्चन को जितने भी आप टीचर पढ़ेंगे सब टीचर ने अलग अलग से सॉल्व किया उसको। हर प्रोसेस से हो सकता है उन्होंने एक अलग प्रोसेस अपनाया हो, किसी ने उसको दूसरा अपनाया हो, किसी ने तीसरा प्रोसेस अपनाया हो। तो आप एक ही क्वेश्चन को 3-4 टाइप से देखेंगे तो आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। हमको कन्फ्यूजन एग्जाम में चाहिए नहीं, हमको सिर्फ क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। तो इसलिए किसी भी टीचर की बुक, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर की बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक सिंपल सा बुक पढ़िए आर्यस अग्रवाल की। ये मार्केट में अवेलेबल भी है, इनका बुक आप मंगाएंगे तो हो सकता है टाइम भी लग जाए, लेकिन इनका बुक अवेलेबल है। इसको आप कम से कम 3 बार जरूर पढ़िए इस 90 दिन के अंदर, एकदम उसको पूरा पढ़ लिया। अगर आप एकदम बिगिनर है तो आपको सबसे अच्छा है ये 3 से नहीं 4-5 बार भी पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद क्या करिए, रीजनिंग के लिए लूसेंट की बुक आती है, आप उसको उस बुक को एकदम लगा डालिए। एकदम लगा डालिए का मतलब है कि आप किसी भी चैप्टर का, किसी भी सेक्शन का कुछ भी मत छोड़िए। आपको ये नहीं जरूरी है कि ये चीज़ तो बैंकिंग में आता है, ये चैप्टर बैंक में आता है, एक चैप्टर इसमें आता है, यूपीएससी में आता है, आपको इससे मतलब नहीं है। आपको सब एसएससी में आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो चीज़ यूपीएससी में होता है रीजनिंग में, वो एसएससी में पूछ लेता है, या जो बैंकिंग में होता है वो एसएससी में पूछ लेता है। इसलिए आप जितने भी रीजनिंग के चैप्टर होंगे, जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर को क्या करिए, आप अच्छे से रीजनिंग को कवर करिए, लगाइए उसको। एक बार कम से कम एक बार जरूर पढ़ लीजिए, पूरे चैप्टर को कम से कम एक बार पढ़ लीजिए। इस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। बहुत सी चीज़ें इसमें रीजनिंग में ऐसी चीज़ होती हैं कि आपको देख के ही समझ में आ जाएगा, तो उस पर आप बहुत जल्दी उस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसको आपको पढ़ने में हो सकता है 1 दिन या 2 दिन लग जाए, लेकिन कम से कम उसको आप एक बार पूरे बुक को कंप्लीट कर दीजिए, जो भी रीजनिंग उसमें दिया रहे। अब आता है इसके बाद इंग्लिश। इंग्लिश की बुक आती है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक आता है वर्ड पावर, दिलीप कुशवाहा साहब की है, जो इलाहाबाद के बड़े फेमस टीचर हैं, उनका बुक आता है वर्ड पावर। ये इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश की जो बुक है वो है वर्ड पावर। वर्ड पावर इसमें आपको ज़्यादा नहीं दिया है, जो भी दिया है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है, ईडीएम फ्रेज दिया है, वो कैप दिया है, फ्रेजल वर्ब दिया है। ये कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। इन टॉपिक को क्या करना, आपको पूरे बुक को रट लेना है। जो पूरी बुक है कंप्लीट बुक, कंप्लीट बुक आपको याद होना चाहिए।
कंप्लीट बुक आपको याद होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना चीज़ें पढ़ते हैं, और ग्रामर तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रामर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अगर इन चीज़ों को ही अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन एकदम श्योर है। कोई आपको निकाल नहीं सकता है। आप कोई कुछ भी कर ले, आप अगर इतना आपको याद है इंग्लिश में, आपको कोई निकाल नहीं सकता है। इसको एक बार आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ज़्यादा इसमें है नहीं, अगर आप याद करेंगे इसको 30 दिन के अंदर आप याद कर लेंगे। हो सकता आप कम टाइम देते हो तो 30 से आप इसको 50 दिन में, 50 या 60 दिन के अंदर आप याद कर लेंगे। ये हो जाएगा इंग्लिश। अगर आपको पूरी तरह से याद हो गया, उसके बाद आप क्या करिए, एमबी पब्लिकेशन, एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको आप प्रैक्टिस करिए। अगर शुरू से प्रैक्टिस करते हैं, याद करते समय प्रैक्टिस करते हैं, तब तो और अच्छी बात है। अगर याद करते समय आप सोचते हैं कि ज़्यादा बर्डन पड़ेगा तो इसको छोड़ दीजिए। लेकिन लास्ट में जब आपको ये पूरी तरह से ये वर्ड पावर याद हो जाए, ये जो बुक वर्ड पावर अगर जब आपको पूरी तरह से याद हो जाए, तो आप सिर्फ क्या करिए, एमबी पब्लिकेशन की इंग्लिश की बुक आती है, उसको प्रैक्टिस करिए। ये स्टार्टिंग जो इन्होंने सेट पहला दे रखा है, सेट पहले से इसको स्टार्ट करिए लगाना, लगाते जाइए। जो आपको इससे आपने जो भी पढ़ा है उस क्वेश्चन को करते जाइए। बाकी क्वेश्चन आपको नहीं आता तो उसको छोड़िए, लेकिन ये आपने जो भी याद किया उसको आप लगाते जाइए। लास्ट में आप 5 मुश्किल से इसके अगर 60 क्वेश्चन, कहीं कहीं तो 100 क्वेश्चन दिया है, किसी में 50 क्वेश्चन दिया है, किसी में 200 क्वेश्चन दिया है, तो 200 क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। जो 100 क्वेश्चन दिया है, जो 50 क्वेश्चन दिया है, इस पर ध्यान दीजिए। ये 200 क्वेश्चन को आप मेंस में पहले पूछता था 200 क्वेश्चन, इसलिए 200 क्वेश्चन दे रखा है, तो इस पर फोकस नहीं करना। आपको 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन जो दिए हैं, इस सब पे क्या करना है, फोकस करना है। तो आप 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन लगाएंगे तो मुश्किल से 15-20 मिनट में, 15-20 या 5 या 10 मिनट में आप कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको जितनी चीज़ें याद रहेंगी, अगर आप उतना लगाते हैं, उसमें देखिए कि हमारा कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। आप सही कितना हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद जो आपकी गलतियाँ होती हैं, जो आपकी गलतियाँ होती हैं, उसको एक जगह पे कहीं पे हैंड रिटन नोटबुक बनाइए। क्या करिए, हैंड रिटन नोटबुक बनाइए और उसको एक जगह रख लीजिए। डेली सुबह उसको जब भी आप सो के उठिए, उसको एक बार एक नज़र देख लिया करिए। आपको चाहे वो याद हो या ना हो, याद हो या ना हो, आपने जो भी गलतियाँ किया है, आप हैंड रिटन लिखे हुए हैं, तो उसको सुबह में, डेली मॉर्निंग सुबह में एक बार देख लीजिए। वो चाहे आपको याद हो या ना हो, आप लगातार देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, पक्का गारंटी है। तो ये हो गया इंग्लिश की। अब आती है जीके जीएस। जीके जीएस का भी सबसे अच्छा है, आप लूसेंट पढ़िए। आप इसके पहले जो भी बीए बीएससी जो भी आप बीकॉम किए हैं, वो आपको उतने नॉलेज है, साइंस वगैरह आप पढ़े हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है, और ना ही आपको बहुत डिटेल ज़्यादा पढ़ना है। क्योंकि जीके जीएस आपका ये समुद्र है, समझिए। जीके जीएस क्या है, एक तरह से समुद्र है। आप चाहे आप बिगिनर्स रहिए, बिगिनर, या आप इसके पहले एग्जाम दे चुके हैं, कई बार एग्जाम में बैठ चुके हैं, ये दोनों के लिए क्या है, सेम होता है। सभी के लिए क्या है, सेम है। तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ना सोचने की बात है। ये क्या है, जीके जीएस में, जीके जीएस ये समुद्र है। चाहे आप बिगिनर्स रहिए या 2-4 बार आप एग्जाम दिए हैं, ये सबके लिए क्या रहता है, सेम रहता है। और आपके इस जो सेक्शन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन में आपके रहेंगे 4 से 5 क्वेश्चन जो रहेंगे आपसे, 4 या 5 क्वेश्चन ये तो करंट अफेयर रहेंगे, करंट अफेयर्स। 4 से 5 क्वेश्चन क्या रहेंगे, करंट अफेयर्स। तो इसलिए ये करंट अफेयर 4-5 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आपको, आप अगर अच्छे से पढ़ें तो पढ़ें क्या मतलब, अगर आप डेली 1 घंटा करंट अफेयर पे, डेली 1 घंटा किसी भी चैनल को पकड़ के अगर आप बैठे हैं, डेली पढ़ते हैं 1 घंटा, तो इस 4-5 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। उस समय क्या करना है, ये जीके जीएस के लिए आपको लूसेंट पढ़ना है। जीके जीएस के लिए आपको क्या पढ़ना है, लूसेंट। लूसेंट पढ़िए। और लूसेंट में जो पीछे का बीबी दे दिया है, लूसेंट में जो पीछे का बीबी दिया है, इस पे ज्यादा फोकस मत करिए। पहले क्या होता था कि लोग विविध पढ़ के ही लूसेंट का विविध पढ़ते थे और सिलेक्शन ले लेते थे। लेकिन अब जो एग्जाम आया, जो नया पैटर्न आया, टीसीएस ने जो कर रखा है, ये विविध पे फोकस नहीं करता। उसे पता है कि सभी बच्चे को विविध याद है, तो विविध पे ज़्यादा फोकस मत करिए। आप उसके अंदर की जो टॉपिक है, जैसे जियोग्राफी है, भूगोल, संविधान है, भूगोल, संविधान, आपका राजनीति है,
राजनीति। अब ये भूगोल में भारत का और विश्व का ये टॉपिक पे, और थोड़ा सा आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास, ये कुछ चैप्टर है, इसको क्या करना है आपको पढ़ना है। ये कुछ चैप्टर हैं जिस पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। बस इसी चैप्टर को आप फोकस करिए। फोकस कैसे करना है कि आप इसको एक बार पढ़िए। किस तरह पढ़ना है, एक बार लूसेंट की 2 बुक रखिए, लूसेंट की 2 बुक रखिए। लूसेंट की एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव, वो विकल्पी वाली जो रहती है, एक आता है सामान्य बुक। सामान्य बुक को आप पढ़िए। जो भी चैप्टर आप एक बार पढ़ते हैं, चाहे 2 दिन में 4 दिन में जो भी पढ़ते हैं, उसको एक बार पूरे चैप्टर को आप कंप्लीट पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद उसके ऑब्जेक्टिव की जो बुक रहेगी उस पर आप जाके अपना नॉलेज चेक करिए। इसको एक बार आप पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप 2-4 पेज पढ़िए उसके बाद इसको लगाइए, नहीं। आप जो भी टॉपिक उठाते हैं, मान लीजिए भूगोल उठाया, तो भूगोल में आप भारत का भूगोल पूरा खत्म कर दिए, चाहे 2 दिन लगे, 4 दिन या 5 दिन लगे, पूरे भारत का भूगोल खत्म करिए। फिर ऑब्जेक्टिव पे जाइए, वहां से अपना नॉलेज चेक करिए। अपना नॉलेज क्या करना है, आपको चेक करना है, अपना नॉलेज चेक, अपना नॉलेज चेक करिए। आप जब ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो ऑब्जेक्टिव लगाते समय अगर आप पहली बार इसको पढ़े, सिर्फ एक ही बार पढ़े हैं, तो जब आप इसको लगाएंगे तो आपका दिमाग एकदम चकरा जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। लेकिन नहीं, इसको आप पढ़ते जाइए, नहीं समझ में आ रहा है फिर दोबारा इसको पढ़िए। जो टॉपिक आप पढ़े, अगर इसको लगाते समय आपको नहीं समझ में आ रहा है, कन्फ्यूजन हो जा रहा है, इसके मतलब आपको अच्छी तरह से वो चीज़ याद नहीं हुई है। आपने पढ़ तो लिया लेकिन आपको याद नहीं है, तो फिर इसको दोबारा पढ़िए। जब आप ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद जब आप संतुष्ट हो जाएं, संतुष्ट, जब आप क्या हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं, संतुष्ट का मतलब हुआ कि आप जब भी एक बार इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जब ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, अगर आप क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन है, खुश होने का मतलब क्या है कि जब मान लीजिए उसमें ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन है और आपने 80 क्वेश्चन सही कर दिया। ऑब्जेक्टिव में अगर 100 क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है और 100 क्वेश्चन में से आपने 80 क्वेश्चन सही कर दिया है, तो पक्का गारंटी है आपको बड़ा रिलैक्स फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। तो इस तरह पढ़िए सभी टॉपिक को। भूगोल पढ़िए, इसमें भारत का विश्व का पढ़िए, संविधान पढ़िए, राजनीति पढ़िए, आधुनिक विज्ञान पढ़िए, और एक आता है इसमें अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ज़्यादा टॉपिक को नहीं पढ़ना है, ये अर्थशास्त्र भी पढ़ लीजिए। तो 1, 2, 3, 4 और 5 टॉपिक पढ़ना है आपको, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हमें चूँकि 25 ही क्वेश्चन आते हैं, अगर आप 5 टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर निकल जाएगा, तो 20 क्वेश्चन में पक्का कि 12 से लेकर 13 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत काफ़ी है। इससे ज़्यादा किसी का आता नहीं है। अगर कोई पूरा बुक पढ़ ले, यूपीएससी की तैयारी करने वाला लड़का भी अगर इसके करंट अफेयर को अगर 25 क्वेश्चन को ट्राई करेगा तो मुश्किल से 20 क्वेश्चन कर पाएगा, 20 से लेके 22 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा उसके भी नहीं सही होंगे। तो जब यूपीएससी करने वाला 20 से 22 क्वेश्चन नहीं कर पाता है तो हम कहाँ से कर लेंगे। तो अगर इस टॉपिक को हम पढ़ें तो 12 से 13 क्वेश्चन ये हो जाएगा और करंट अफेयर के 4 क्वेश्चन। तो अगर आप जोड़ेंगे तो 16 से लेकर 17 क्वेश्चन आपको 25 क्वेश्चन में से सही हो जाएंगे, जो कि इनफ है, बहुत काफ़ी है। तो इस तरह आप पढ़िए जीके जीएस। तो मैंने आपको बताया मैथ में आपको आर.एस. अग्रवाल की बुक पढ़नी है 2 से 3 बार। अगर आप बिगिनर्स हैं तो उसको 2 से 3 बार पढ़िए। फिर लास्ट के 1 महीना बचेगा, आप उसमें मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप जो भी गलतियाँ करते हैं या आपकी जो भी ट्रिक है उसको एक नोटबुक बना के रखिए, बाद में आंसर से मैच करिए। अगर उनका जो बुक है, अगर उनका ट्रिक आपको पसंद आता है तो उसको भी अपने साइड में लिख लीजिए। लेकिन लगाते समय बुक को आपको सबसे पहले अपना ट्रिक लगाना है। आप अभी तक जो भी पढ़े हैं, जिस भी चैनल से या जिस भी बुक से पढ़े हैं, उस क्वेश्चन को अगर लगाते समय आपका जो भी ट्रिक है पहले उस ट्रिक से लगाइए। मैथ हो गया। रीजनिंग में आप लूसेंट की आती है रीजनिंग, आप उसको एक बार पूरा बुक कंप्लीट करिए। ऐसा नहीं कि एक पेज पढ़े 2-4 पेज गायब कर दी, फिर एक पेज पढ़े 2-4 पेज गायब कर दिए, नहीं। आपको पूरा बुक एक किनारे से जो भी उसमें दिए हुए हैं चैप्टर उस सबको लगाते चले जाइए। रीजनिंग आप 60-70 दिन में उसको, मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप 1 ही घंटा डेली देते हैं रीजनिंग में तब भी आप उसको ख़त्म कर देंगे। फिर आता है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में आप वर्ड पावर पढ़िए। वर्ड पावर बुक आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। वर्ड पावर की बुक जब आपको याद हो गई तो आप एमबी पब्लिकेशन का आता प्रैक्टिस सेट, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं पूरा, आप उसको ले लीजिए। प्रैक्टिस सेट बाद में लीजिए, पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हैं उसको लीजिए और सभी सेट को लगाते चले जाइए।
आपकी जो गलतियाँ होती हैं उसको लिखते जाइए, हो सकता है आपको कुछ सही भी होता हो। अगर आपको वर्ड पावर अच्छे से याद है तो आप जब भी आप उसको लगाएंगे पढ़ेंगे तो आप, मैं गारंटी लेता हूँ, अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 में 30 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। 50 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन आपको पहली बार में ही सही हो जाएंगे, जो कि बहुत काफ़ी है। 50% में अगर 30 क्वेश्चन आप लगाते हैं तो आपका कितना परसेंट हो गया? 60% हो गया। मतलब आप पहले ही बार में आपका 60% इंग्लिश में सही हो जा रहा है, तो पक्का गारंटी आप जब 2-4 मॉक टेस्ट इस तरह लगाते चले जाएंगे, जो नया आएगा उसमें भी आपका इंप्रूवमेंट होगा। और जो पीछे का प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा उसको लगाएंगे तो उससे भी आपको इंप्रूवमेंट होगा। तो इस तरह आप इंग्लिश पढ़िए। फिर आता है जीके जीएस। जीके जीएस में आप 2 बुक रखिए, ज़्यादा बुक रखने की जरूरत नहीं है, ना ही डिटेल पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप शुरू से एनसीईआरटी पढ़ते आए हैं तब तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं पढ़े हैं, आप बीकॉम किए हैं या बीटेक किए हैं, कुछ और कर लिए हैं, बीएससी कर लिए, तो आपका रीजनिंग जीके जीएस से नॉलेज छूट जाता है। तो आप लूसेंट का बुक रखिए, डिटेल पढ़िए। जो चैप्टर आप पढ़ते हैं पूरा डिटेल पढ़िए। अगर भारत भूगोल पढ़ते हैं या विश्व का भूगोल पढ़ते हैं तो पूरे डिटेल पढ़िए। डिटेल पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव पे जाइए, ऑब्जेक्टिव में लगाइए, देखिए आपका जो आप पढ़े हैं क्या वाकई में जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है वो आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपका नहीं सही होता है तो आप दोबारा पढ़िए। लेकिन जब तक आपका ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाते हैं, डिटेल और ऑब्जेक्टिव, तब तक दूसरे टॉपिक पे मत जाइए। मेरा ये आपसे सजेशन रहेगा, नहीं तो आप बाद में कन्फ्यूजन हो जाएंगे और आपको लगेगा कि अगर मैं वाकई में पढ़ा होता तो आज सिलेक्शन हो जाता। तो इस बात का ध्यान रखिए। जीके जीएस हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजी कैसे है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस बार फिर बता देता हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है।